हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू डी आई एस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। डियर ऑल स्टूडेंट्स, आज जो है हम लोग यहाँ पर फिर से नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हैं। और आप सबको बता दूं कि हमारी यहाँ जो क्लासेस है करंट अफेयर्स की वो चलती है मंडे टू सैटरडे तक। सिर्फ संडे आपकी क्लास ऑफ रहती है। डेली आपको पीडीएफ भेज दिया जाता है। सो अगर आपने इफ यू आर नॉट जो है अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और शेयर नहीं किया है चैनल को, तो सो काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल DIS। एंड करंट अफेयर्स को जो है, क्योंकि डेली कुछ ना कुछ ऐसे महत्वपूर्ण न्यूज रहते हैं और एग्जाम में इसका वेटेज क्या हो जाता है, इसी वजह से बढ़ जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं कि आज के इस सेशन में हम लोग कौन कौन से टॉपिक जो है कवर करने वाले हैं। सो नाउ द फर्स्ट टॉपिक इज स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025। तो आप देखेंगे यहाँ पर कि कार्बन प्राइसिंग, अब कार्बन प्राइसिंग क्या है, सो एग्जैक्टली व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग and why this is very important, especially in context of environment and ecology also. What is the role of India especially in that, भारत की इसमें क्या भूमिका हो सकती है, तो ये सारी बातों पे हम लोग यहाँ क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज। जो हमारा नेक्स्ट न्यूज है दैट इज ज्ञान पोस्ट सर्विस। नाउ दिस इज इन न्यूज। ज्ञान पोस्ट सर्विस क्या है, ये क्यों महत्वपूर्ण है, इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तीसरा यहाँ पर न्यूज है लेक नेट्रॉन। सो व्हाट इज लेक नेट्रॉन एंड व्हाई दिस इज इन न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग जो है वैश्विक स्तर पे अगर देखा जाए, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द ग्लोबली, तो जो है स्पेशली ग्लोबल वार्मिंग का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ठीक है ना। इन सभी चीजों का इम्पैक्ट हम क्या देखते हैं, तो खास तौर से स्पेशली ऑन आवर ग्लेशियर्स, है ना, हमारे लेक्स, इस पे कुछ इंपॉर्टेंट जो लेक्स हैं इस पे इसका इम्पैक्ट दिखाई देता है। सो दैट्स व्हाई दैट इज इन न्यूज लेक नेट्रॉन। उस पर तो हम लोग डिस्कस करेंगे ही, बट चलिए हम लोग चलते हैं आज का जो पहला टॉपिक है। देखिए यहाँ मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द कार्बन प्राइसिंग, सो यू हैव टू रेडी फॉर दैट, बिकॉज आपको पता है कि आप सबकी जो मेंस एग्जामिनेशन है उसके कंटेक्स्ट में भी ये क्या है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दिस सेगमेंट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, नॉट इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रीलिम्स पर्पस, एज वेल एज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस पर्सपेक्टिव ऑल्सो। क्यों? क्योंकि देखिए है क्या कि पर्यावरण से आप क्या देखेंगे, ये क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं, है ना। और जो भी अभी के समय पर दुनिया में हाल फिलहाल में जहां जहां कुछ महत्वपूर्ण चेंजेस हो रहे हैं या कुछ बदलाव किए जा रहे हैं या कोई न्यू लॉन्च लाया जा रहा है, स्पेशली टू प्रोटेक्ट और प्रिजर्व आवर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, सो यू हैव टू रिकॉल दीज थिंग्स, है ना। आपको क्या करना होगा, इसके बारे में ध्यान रखना होगा कि ये क्या है। ओके तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग स्टेट एंड ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग। तो सबसे पहले यहां पर हम लोग बात करेंगे, द वर्ल्ड बैंक रिलीज्ड इट्स स्टेट ट्रेंड्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग 2025 एट अ टाइम व्हेन कार्बन प्राइसिंग मैकेनिज्म्स आर कवरिंग नियरली 28% ऑफ ग्लोबल GHG emissions and generating over $100 बिलियन इन रेवेन्यू, ठीक है ना। तो इसके संदर्भ में आइए देखते हैं कि जब विश्व बैंक ने कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की स्थिति और रुझान ऐसे समय में जारी किया है जब कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र जो है ये वैश्विक GHG उत्सर्जन के लगभग 28% को कवर कर रहा है और ये $100 बिलियन से अधिक राजस्व उत्पन्न हो रहा है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर जानिएगा कि ये जो कार्बन प्राइसिंग के बारे में हम लोग देखेंगे, तो बेसिकली इट इज रिलीज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा कार्बन मूल्य निर्धारण 2025 की जो स्थिति है और जो रुझान है, रुझान का मतलब ये होता है कि जो ट्रेंड है जो हम लोग देख पा रहे हैं और जो कंडीशंस है ये उसके बारे में क्या करेगा, पता करेगा। जब कार्बन मूल्य निर्धारण तंत्र वैश्विक जीएचजी उत्सर्जन में लगभग 28% को कवर कर रहा है और $100 बिलियन से अधिक रेवेन्यू क्या हो रहा है, यहाँ पर उत्पन्न हो रहा है। तो इस कंटेक्स्ट में अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो आइए यहाँ एक देखिए, एक छोटा सा मैप है। इस मैप के थ्रू आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताने की कोशिश की गई है। स्टेट एंड ट्रेंड्स कार्बन प्राइसिंग, स्टेट एंड ट्रेंड्स कार्बन प्राइसिंग, ठीक है जी। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि इसमें क्या है, कार्बन क्रेडिट मार्केट्स इससे संबंधित है, ठीक है ना। एमिशंस जो है, एमिशंस ट्रेंडिंग क्या है यहाँ पर, तो ये सारी चीजें यहाँ पर हम लोग देखेंगे क्या है ये जो है कार्बन स्टेट और ट्रेंड्स कार्बन प्राइसिंग जो है, कार्बन जो आप देख रहे हैं प्राइसिंग के संदर्भ में 2025 में, इसके संदर्भ में आइए देखते हैं। कार्बन प्राइसिंग, है ना,
यूएसडी, यानी कि अगर इसमें हम लोग देखा जाए तो ये क्या है आपको कि जो डॉलर में 100+ बिलियन इन रेवेन्यूज रेज्ड फॉर सेकेंड कंसेक्यूटिव ईयर, ओवर 50% ऑफ रेवेन्यू वाज यूज्ड टू सपोर्ट एनवायरमेंटल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि जब हम बात करते हैं कार्बन प्राइसिंग, तो इसके जो बेनिफिट्स यानी इसके जो लाभ के संदर्भ में अगर देखा जाए तो खासतौर से इससे जो भी रेवेन्यू यानी जो भी राजस्व उत्पन्न हो रहा है उस रेवेन्यू को मेनली वी आर यूजिंग फॉर द infrastructure and development projects, those which belongs to environmental perspectives, यानी जो पर्यावरण से संबंधित हैं हम उस पे क्या करेंगे, इसका ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, खर्च करेंगे या हम उस पर फोकस करेंगे। अब देखिए व्हाट इज कार्बन प्राइसिंग, आपके माइंड में चल रहा होगा कि भाई ये कार्बन प्राइसिंग है क्या, है ना, ये है क्या भाई जो कि चर्चा में है। देखिए कार्बन प्राइसिंग इज एन इकोनॉमिक टूल दैट अटैचेस अ कॉस्ट टू द एमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज, incentivizing emission reductions while internalizing climate related externalities, example floods, health and cost। अब इसके बारे में आइए देखते हैं कि कार्बन जो मूल्य निर्धारण है एक आर्थिक उपकरण है जो बेसिकली ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन पर लागत लगाता है और उत्सर्जन में कमी को प्रोत्साहित करता है, जबकि जलवायु संबंधी बाह्य प्रभावों जैसे कि आप देखेंगे फ्लड आ जाना है ना, हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो है उन सब को ये क्या करता है यहाँ पर उसके संदर्भ में ये बेनिफिट पहुंचाता है। तो कार्बन प्राइसिंग के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि कार्बन टैक्स जो है जो लगाया जा रहा है तो इसमें ये इसका पर्पस ये है कि आप कम से कम कार्बन उत्सर्जन को क्या करें, यानी कार्बन उत्सर्जन को क्या करना, मेनली डील क्या है यहाँ पर कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में। अब देखिए कार्बन उत्सर्जन के संदर्भ में अगर हम लोग बात करें तो उसे हमें क्या करना है, उसे कम करना है, उसे रिड्यूस करना है, ठीक है, ताकि आने वाले समय पर ऐसा हो कि देखिए जितना ज्यादा अगर देखा जाए जितना पॉल्यूशन होगा है ना, जितना ज्यादा लो कार्बन एमिशन वाली स्थिति होगी तो उतना ही ज्यादा ये पृथ्वी जो है ना उतना ही ज्यादा रहने लायक होने लगेगी और इतना उतना ही ज्यादा यहाँ पर ये सबके लिए सेफ हो जाएगा, ठीक है। तो अभी आप देखेंगे यहाँ पर कि जैसे बहुत ज्यादा क्या है, क्योंकि दुनिया के बहुत अच्छे और बहुत बड़े देश भी, चाहे वो भारत का दिल्ली आप देख लें है ना, भारत के कई सारे शहर, इनफैक्ट यूरोप हो जाए चाहे एशियाई देश हो जाए, कई जगह पे आप देखेंगे कि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है ना। उसके अलावा क्या हम देख रहे हैं कि कार्बन का उत्सर्जन कैसे कम किया जाए, ये एक सबसे बड़ा क्या है यहाँ पर सरदर्दी है कि भाई हम उसको कैसे कम करें। तो प्रॉब्लम इज दैट, तो अब इस पे ये हो रहा है कि भाई अगर आप कुछ भी यानी कार्बन प्राइसिंग बेसिकली क्या है, एक इकोनॉमिक टूल है, इसको ये समझिएगा कि एक आर्थिक उपकरण है जो कि मेनली ग्रीन हाउस उत्सर्जन पर लागत लगाता है। यानी आपने अगर ग्रीन हाउस गैसेज आप ज्यादा जो है यहाँ पे उत्सर्जित हो रहा है तो हम आप पे क्या करेंगे, तो हम आपके ऊपर क्या करेंगे, कॉस्ट जो है अटैच किया जाएगा ताकि जो ग्रीन हाउस गैसेज है उसको हम कम उत्सर्जित करें, ठीक है ना। तो इसमें यहाँ पर हम समझ सकते हैं कि इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ये कार्बन प्राइसिंग जो है जिसमें कि ग्रीन हाउस गैसों का कम उत्सर्जन, साथ ही उसमें यह भी है कि हम इसके माध्यम से कुछ महत्वपूर्ण बेसिक्स जो हमारे हैं, फॉर एग्जांपल हमारा हेल्थ हो जाए, चाहे वो आपको पर्यावरणीय संबंधी जो डिजास्टर हो गए वो हो जाए, इन सब में आप देखेंगे क्या कि कमी आएगी, क्योंकि देखिए सब चीज एक दूसरे से क्या है, अटैच है। अगर हम लोग ये कहें इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दैट कि डिफोरेस्टेशन से हमारे इन्वायरमेंट पे कोई असर नहीं पड़ता, डेफिनेटली असर पड़ता है, जिसका कारण आप क्या देखेंगे, जैसे हिली एरियाज में आप देखेंगे कि क्या है वहां पर बड़े स्तर पर लैंडस्लाइड होने लग रहा है ना, ये सारी चीजें। तो क्यों, क्योंकि डिफोरेस्टेशन हो रहा है, लोग बड़े स्तर पे वहां होटल्स बना रहे हैं, इन सबके जो है दुष्परिणाम है ये सारी चीजें। तो सभी चीजें एक दूसरे से क्या है इंटर, स्पेशली इन कंटेक्स्ट ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, दैट एवरीथिंग इज अटैच्ड विद ईच अदर, ठीक है। जस्ट लाइक अगर हम लोग अगर देखा जाए कि एक्सेसिव नॉइस पॉल्यूशन, एक्सेसिव जो है आपका एयर क्वालिटी खराब होना, पार्टिकुलेट मैटर्स बहुत ज्यादा होना एनवायरनमेंट में, दैट आल्सो डिफिकल्ट, क्योंकि ये सारी चीजें आपको कहाँ ले जाएंगी, आपके हेल्थ को प्रभावित करेंगी, लाइक ब्रोंकाइटिस हो गया, रेस्पिरेटरी संबंधित डिजीज हैं, ये सब बढ़ने लगेंगे। तो ये एक चीज जान लीजिए कि पर्यावरण से संबंधित जो भी समस्याएं हैं ना वो घूम फिर के क्या होगा, वो मानव के स्वास्थ्य को क्या करेगी, हानि पहुंचाएगी। एंड ऐसे कंडीशन में फिर आप एक मजबूत देश की संकल्पना नहीं कर सकते हैं, दिस इज नॉट पॉसिबल। जो है आपकी आप उसमें एक ये कह सकते हैं कि एक अस्वस्थ जो है
जनसंख्या के साथ जो है हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो उसके कंटेक्स्ट में हमें क्या करना होगा, वी हैव टू मेक सम स्ट्रॉन्ग स्टेप्स स्पेशली फॉर द जो कह सकते हैं इंप्रूवमेंट ऑफ दीज थिंग्स ऑल्सो। तो कार्बन प्राइसिंग उसी के संदर्भ में है। टाइप्स ऑफ कार्बन प्राइसिंग आप समझ गए कि बेसिकली ये क्या एक इकोनॉमिकल टूल है जिसके थ्रू ग्रीन एमिशंस को या ग्रीन हाउस गैसेस जो हम देख रहे हैं उसको कम करने की कोशिश की जाती है। अब कार्बन के टाइप्स आप देख सकते हैं यहाँ पे, एक है यहाँ पर आपको कार्बन टैक्स हो गया, एमिशन ट्रेडिंग सिस्टम हो गया और कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म हो गया। ये तीन चीजें आपको देखनी है। जैसे फिक्स्ड पर टन ऑफ CO2 एमिशंस, जैसे कि फॉसिल फ्यूल कार्बन कंटेंट, तो प्रति टन टन जो है उत्सर्जन का एक निश्चित मूल्य जो है जीवाश्म ईंधन कार्बन सामग्री का रुपीस प्रति टन होता है। एमिशन ट्रेडिंग पे क्या हम देख रहे हैं, कैप एंड ट्रेड मॉडल वेयर एमिटर्स जो है बाय सेल एमिशन परमिट्स अंडर अ प्रीसेट लिमिट। कैप एंड ट्रेड के तहत में हम देख सकते हैं यहाँ पर कि ये चीजें हैं। कार्बन क्रेडिट मैकेनिज्म में हम क्या देखेंगे, ट्रेडेबल क्रेडिट्स आर इशूड फॉर अ वेरिफिएबल एमिशन रिडक्शन और रिमूवल। एफोरेस्टेशन और मीथेन कैप्चर, व्यापार योग क्रेडिट सत्यापन उत्सर्जन कटौती हटाने जैसे वनारोपण मीथेन संग्रहण के लिए जारी किए जाते हैं। अभी मैंने आपसे बताया कि हमें जब पर्यावरण को जब हम प्रोटेक्ट करने की बात होती है तो आप क्या देखेंगे कि हम लोग इस पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण करना है ना। ये सारी चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर किसके थ्रू हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं। अब अगर हम लोग देखा जाए यहाँ पे जैसे इन्वायरमेंटल के पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो इट रिड्यूसेस GHG एमिशंस यानी ग्रीन हाउस गैसेस जो है बाय क्रिएटिंग इकोनॉमिक डिसइंसेंटिव, है ना, यानी कि पर्यावरणीय जो आर्थिक अवरोध पैदा करके ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को हम क्या करेंगे, कम करेंगे। दूसरा, अगर हम आर्थिक संदर्भ में देखा जाए तो इट रेजेस पब्लिक रेवेन्यू ओवर 100 बिलियन ग्लोबल इन 2024। पूरे दुनिया में 2024 में $100 बिलियन का हम क्या देख रहे हैं, रेवेन्यू जनरेट हुआ है इससे। तो इसी को हम क्या करेंगे, इन्वायरमेंटल जो प्रोजेक्ट्स हैं हम उसमें यूज करेंगे इसे। सोशल के संदर्भ में तो फंड अडेप्टेशन, ग्रीन जॉब्स, एनर्जी ट्रांजिशन इन वल्नरेबल सेक्टर्स यानी कि संवेदनशील क्षेत्रों में अनुकूलन, हरित रोजगार यानी उससे जुड़े हुए प्रोजेक्ट से रोजगार, ऊर्जा परिवर्तन के लिए धन इकट्ठा करना, ये सब इसके क्या हो सकते हैं, बेनिफिट्स हो सकते हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जैसे जब हम बात करते हैं कि ट्रेंड्स इन कार्बन प्राइसिंग एक्सपेंशन एंड इंस्ट्रूमेंट्स के संदर्भ में, तो अभी क्या हम देख रहे हैं कि लगातार जैसे जैसे देखिए हम जैसे जैसे अवेयर होते जा रहे हैं विशेषकर पर्यावरणीय संबंधी मामलों में, देन आप देखेंगे इसका एक्सपेंशन होता जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू कैन सी हियर एक्सपेंशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, द नंबर ऑफ कार्बन प्राइसिंग टूल्स हैड इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 in 2005 to 80 in 2025, कंप्राइजिंग 43 कार्बन टैक्सेस एंड 33 जो है टीएस। तो यहाँ पर देखेंगे कार्बन मूल्य निर्धारण उपकरणों की संख्या 2005 में 5 से बढ़कर 2025 में 80 हो गई, जिसमें कि 43 कार्बन टैक्स और 37 जो है ETS शामिल है। कवरेज ग्रोथ के बारे में अगर देखा जाए तो कार्बन प्राइसिंग नाउ कवर्स 28% ऑफ ग्लोबल GHG एमिशन अप फ्रॉम अर्लियर ईयर्स, यानी कार्बन मूल्य निर्धारण अब वैश्विक ग्रीन हाउस गैस के लगभग 28% को कवर करता है, जो पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। रीजनल एडेप्टेशन राइजिंग, इंडिया, ठीक है ना, ब्राजील, टर्की आर डेवलपिंग डोमेस्टिक कार्बन प्राइसिंग फ्रेमवर्क्स, यानी भारत, ब्राजील और तुर्की जो है ये घरेलू कार्बन मूल्य निर्धारण ढांचे को विकसित कर रहे हैं। और भारत के बारे में अगर बात किया जाए तो भारत ने हमेशा से ही क्या कहा है, पर्यावरणीय संबंधी मामलों के संदर्भ में आप देखेंगे कि हमने चाहे सोलर एनर्जी का एडप्टेशन हो, ये सारी चीजों में भारत हमेशा अग्रणी रहा है, खासतौर से कि लो कार्बन एमिशंस, है ना, हमारा अपना भी विजन है कि हमें इसे क्या करना है, कम करना है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो नेचर बेस्ड क्रेडिट डोमिनेंस भी इसमें है, देख सकते हैं। जैसे 2024 की जब हम बात करते हैं, जो पहली तिमाही से तीसरी तिमाही तक $14 बिलियन मुख्य रूप से वनारोपण, भूमि पुनरुद्धार परियोजनाओं के माध्यम से जुटाए गए थे। और ग्रोथ इन इंजीनियर्ड रिमूवल्स ऑल्सो, जैसे डायरेक्ट एयर कैप्चर और एनहांस्ड रॉक वेदरिंग जैसे प्रौद्योगिकी में रुचि बढ़ रही है इधर लगातार। तो आप देखेंगे कि जो अभी मैंने आपसे कि इस कार्बन प्राइसिंग के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में हम ज्यादा से ज्यादा क्या करें, जो है ग्रीन प्रोजेक्ट्स पर वी आर मोर फोकस्ड ऑन ग्रीन प्रोजेक्ट्स। तो इसके थ्रू एक सिंपल और साधारण बात आप समझेंगे कि इस पूरे कार्बन प्राइसिंग का मतलब क्या हुआ। द मीनिंग ऑफ कार्बन प्राइसिंग इज दैट कि इसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, ग्रीन हाउस गैसों का जो उत्सर्जन है वो कम से कम, और हमें कार्बन उत्सर्जन कम से कम करना
करना है और इसके माध्यम से हम शिक्षा, उसके अलावा स्वास्थ्य, उसके अलावा डिजास्टर, इन सब चीजों पे हम फोकस कर सकते हैं और हम आने वाले समय में वनारोपण, ठीक है ना, जितनी भी ग्रीन से संबंधित जो है प्रोग्राम्स हैं, हम उस पर ज्यादा से ज्यादा फोकस कर सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये जो है विश्व बैंक के द्वारा जो जारी किया गया है कार्बन प्राइसिंग के बारे में, और इसमें सारी डिटेल बताई गई है कि क्या कंडीशन है, क्या क्या इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द कार्बन प्राइसिंग। चलिए अब चलते हैं हम लोग अपने अगले न्यूज पर। हमारा अगला न्यूज है दैट इज ज्ञान पोस्ट, ठीक है ना। अब ज्ञान पोस्ट क्या है भाई, अब ये चर्चा में क्या रहा है, क्यों रहा है, कुछ नाम से भी आपको पता चल रहा होगा कि ज्ञान पोस्ट सर्विस, ठीक है ना। अब ज्ञान पोस्ट सर्विस क्या, ज्ञान मतलब हो गया बेसिकली दिस इज रिलेटेड टू नॉलेज, इतना तो अंडरस्टूड है। और आगे यहाँ पर क्या है, पोस्ट यानी कि हमारे पोस्ट ऑफिस की इसमें भूमिका है या पोस्टल सर्विसेज की। Recently, the Department of Post has introduced ज्ञान पोस्ट सर्विस टू डिलीवर एजुकेशनल बुक्स। हाल ही में डाक विभाग ने शैक्षणिक पुस्तकें पहुंचाने के लिए ज्ञान पोस्ट सेवा जो है वो क्या की है, शुरू की है। कई जगह देखिए होता क्या है कि जब बुक्स को परचेज करना है ना, इसमें आइए हम लोग बात करते हैं शैक्षणिक, ये ध्यान रखिएगा यहाँ पर कौन से किताबों से लेना देना है, एजुकेशनल किताबों से ये संबंधित है। It is a dedicated postal service for affordable delivery of educational, cultural, social and religious book. It means कि ये शैक्षणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक और धार्मिक पुस्तकों की सस्ती डिलीवरी के लिए एक समर्पित डाक सेवा है। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, द इनिशिएटिव अलाइंस विथ द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द न्यू एजुकेशन पॉलिसी एंड एम्स टू ब्रिज द एजुकेशनल डिवाइड बाय मेकिंग प्रिंटेड एजुकेशनल एंड मटेरियल मोर एक्सेसिबल एंड अफोर्डेबल अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग रिमोट एंड रूरल एरियाज। ये पहल जो है नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों के अनुरूप है और इसका उद्देश्य है दूर दराज और ग्रामीण क्षेत्रों सहित पूरे भारत में मुद्रित शैक्षिक सामग्री को अधिक सुलभ और सस्ती बनाकर शैक्षिक विभाग को जो है विभाजन को पाटना है। तो आप समझ सकते हैं जैसे ये बेसिकली डाक सर्विसेज जो है ज्ञान पोस्ट सर्विस, ये मेनली जो एजुकेशनल बुक्स हैं उसको जैसे आप कई बार देखेंगे डिलीवरी कर रहे हैं, भेज रहे हैं, तो ये बेसिकली उससे क्या है, रिलेटेड है। अब ये 1 मई 2025 से सभी डाकघरों में उपलब्ध है, ये ध्यान रखिएगा। अच्छा एक चीज और भी है, इट विल डिलीवर नॉन कमर्शियल प्रिंटेड एजुकेशनल कंटेंट ओनली, यह केवल गैर वाणिज्यिक मुद्रित शैक्षणिक सामग्री वितरित करेगा। न्यूनतम दर है 20 4 पैकेट्स अप टू 300 ग्राम्स, 20 जो है आप देखेंगे यहाँ पर 300 ग्राम तक के पैकेट के लिए है, अधिकतम 5 किलोग्राम तक के पैकेट के लिए 100 रुपए जो है इसमें क्या है, यहाँ पर ये इसका प्राइसिंग है। तो एक तरह से ये बहुत अच्छी पहल है, स्पेशली आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इसमें क्या है, जो एजुकेशनल बुक्स है आप उसको इजिली क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं, है ना। अब आते हैं यहाँ पे, इसके अलावा क्या है कि जैसे आपने भेज दिया तो उसके बाद आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, तो इट मीन्स इट हैज जो है बेस्ट ट्रैकिंग फैसिलिटी विल बी अवेलेबल टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी एंड रिलायबिलिटी। पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए ट्रैकिंग सुविधा यहाँ पर क्या है, उपलब्ध होगी। स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी, ओनली बुक्स विदाउट कमर्शियल एड्स और प्रमोशनल कंटेंट आर एक्सेप्टेड, ईच आइटम मस्ट बियर द नेम ऑफ द प्रिंटर और पब्लिशर, यानी कि केवल व्यावसायिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री के बिना ही पुस्तकें स्वीकार की जाएंगी, प्रत्येक आइटम पर प्रिंटर या प्रकाशक का नाम होना चाहिए। तो ये कुछ क्राइटेरिया है जिसके माध्यम से आप क्या कर सकते हैं, किताबों को डिलीवर कर सकते हैं। विशेषकर एजुकेशनल जो बुक्स हैं वो सर्विसेज जो है आप देखेंगे कि यहाँ पर भारतीय डाक सेवा के द्वारा शुरू की गई है। सो नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट न्यूज जो कि चर्चा में है, और ये भी देखेंगे क्या कि इसका नाम है लेक नेट्रॉन। अब लेक नेट्रॉन क्या है भाई, और ये चर्चा में क्यों आया, वाई दिस इज इन न्यूज, आइए देखते हैं। अ रिसेंट सर्ज इन एनवायरमेंटल अटेंशन हैज स्पॉटलाइट लेक नेट्रॉन इन तंजानिया, a hyper alkaline lake capable of classifying animals as a climate threats and proposed development projects endanger its fragile ecosystem। हाल ही में पर्यावरण के प्रति ध्यान में वृद्धि के कारण तंजानिया में स्थित नेट्रॉन झील पर ध्यान केंद्रित हुआ है, जो कि अत्यधिक क्या है, ये नेट्रॉन झील की खासियत समझिएगा, ये अत्यधिक क्या है, क्षारीय झील है और जो जानवरों को कैल्सिफाइड करने में सक्षम है, क्योंकि जलवायु संबंधी खतरे तथा प्रस्तावित विकास परियोजनाओं के कारण इसकी नाजुक पारिस्थितिकी तंत्र खतरे में पड़ गई है।
देखिए, जैसा आप देखते हैं ना कि दुनिया में अलग-अलग क्या है, जैसे कि कुछ कोई खारे पानी का झील है, कोई मीठे पानी का झील है ना? तो उस तरह से अगर हम लेक नेट्रॉन के बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, तो इसकी ख़ासियत हम लोग क्या देख रहे हैं कि एनवायरनमेंट में जो होने वाले फेर-बदल हैं, है ना? जो बदलाव हैं, कई बार ये उसको क्या करते हैं, इंडिकेट करवाते हैं। तो स्पेशली तंज़ानिया में है नेट्रॉन झील, और इसमें ये अत्यधिक क्षारीय झील है, और ये जानवरों को कैल्सिफाइड करने में सक्षम है, क्योंकि जलवायु संबंधी जो भी खतरे हैं, है ना? और जो भी परियोजनाओं के कारण इसकी पारिस्थितिकी तंत्र क्या हो चुकी है, पूरी तरह से खतरे में पड़ चुकी है। इट मीन्स दिस इज बेसिकली इन डेंजर कंडीशन। अब आते हैं कि व्हाट इज लेक नेट्रॉन। अच्छा, इसके बारे में थोड़ा यहाँ देख लीजिएगा कि लेक नेट्रॉन के बारे में, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द लेक नेट्रॉन, तो ये रहा लेक नेट्रॉन, आप देख सकते हैं, और हमने ये बताया कि ये कहाँ पर है। सो बेसिकली दिस इज सिचुएटेड इन तंजानिया। यहाँ देख सकते हैं ये कहाँ है, तंजानिया में है। अब आइए यहाँ देखते हैं कि व्हाट इज लेक नेट्रॉन के बारे में यहाँ देखेंगे। तो लेक नेट्रॉन इज अ शैलो सॉल्ट एंड अल्कलाइन लेक लोकेटेड इन नॉर्दर्न तंजानिया, बॉर्डरिंग केनिया इन जो है गॉर्गी रिफ्ट, जो है यहाँ पर ग्रिगोरी रिफ्ट वैली ऑफ द ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम। नेट्रॉन झील जो है एक उथली नमक और क्षारीय झील है, जो उत्तरी तंजानिया में केनिया की सीमा से लगे ग्रेगरी रिफ्ट घाटी में स्थित है, और ये पूर्वी अफ्रीकी रिफ्ट प्रणाली का क्या है, यहाँ पर हिस्सा है। ठीक है ना? अब आते हैं यहाँ पे, ये सिचुएटेड है ऑन द नागोरोंगो डिस्ट्रिक्ट आरुषा रीजन। आरुषा क्षेत्र के जो है नागोरोंगो जिला में स्थित है, केनिया तंजानिया सीमा के करीब स्थित है। केनिया के इवासो निग्रो नदी खनिज समेत गर्म झरनों द्वारा पोषित है ये। सो बेसिकली फेड बाय द इवासो नेग्रो रिवर फ्रॉम द केनिया एंड मिनरल रिच हॉट स्प्रिंग्स। अंतरराष्ट्रीय महत्व के रामसर आर्द्र भूमि स्थल के रूप में इसको मान्यता प्राप्त है। सो रिकॉग्नाइज्ड एज अ रामसर वेटलैंड साइट ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। अब इसमें अगर आपको लग रहा होगा कि भाई ये इसकी जो खासियत है वो क्या है यहाँ पर, और तो ये ऑलरेडी रामसर साइट में क्या है, यहाँ पर सिचुएटेड है। ठीक है ना? अब देखिए, इसमें यूनिक फीचर्स जो है लेक नेट्रॉन के, जो इसके अलग फीचर्स हैं, जो इसको क्या करता है, अन्य झीलों से क्या कर देता है, अलग कर देता है। तो वो यूनिक फीचर्स क्या है यहाँ पे कि एक्सट्रीमली अल्कलाइन वाटर इसका है, अत्यधिक क्षारीय जल, जिसका पीएच लेवल जो है ये 5 से 12 नियरली एज अ कोरेसिव एज अ अमोनिया। ठीक है ना? तो पीएच स्तर 5 से 12 तक पहुंच सकता है, जो अमोनिया जितना ही जो है क्या है, संक्षारक है। Alkalinity results from sodium carbonate and trona deposits originating from Oidonio Lingua volcano, the world's only active जो है यहाँ पर कार्बोनेटाइट volcano। तो अब इसकी क्षारीयता के कारण के बारे में अगर देखा जाए, तो क्षारीयता सोडियम कार्बोनेट और ट्रोना जमा से उत्पन्न होती है, जो दुनिया के एकमात्र सक्रिय कार्बोनेट ज्वालामुखी ओल्डोनिया डोइनो लेंगई ज्वालामुखी से उत्पन्न होती है। ये इसके अल्कलाइन होने का रीजन है ना? कि अगर इसके बारे में अगर हम लोग देखें, तो हम लोग क्या देख सकते हैं कि जो इसकी क्षारीयता जो है ये सोडियम कार्बोनेट और दुनिया से मतलब अगर देखा जाए, और ट्रोना जमा होने से है, जिसके कारण, और ये एकमात्र सक्रिय जो कार्बोनेटाइट जो है यहाँ पे ज्वालामुखी है, ओल्ड डोइनो लेंगाई ज्वालामुखी से ये उत्पन्न होता है। तो ये इसका क्या है, यहाँ पर कारण है। अब देखिए, चूंकि यहाँ पर हाई सॉल्ट और सोडा जो है कंसंट्रेशन, ये डिहाइड्रेट एंड प्रिजर्व्स एनिमल दैट फॉल इनटू द लेक, यानी नमक और सोडा की उच्च सांद्रता के कारण जो लेक नेट्रॉन है, यहाँ झील में गिरने वाले जानवरों को निर्जलित और संरक्षित करती है ना? यहाँ पर देखेंगे। और उसके अलावा ये ऑप्टिकल इल्यूजन्स फ्रॉम द ग्लासी सरफेस कॉज बर्ड टू क्रैश लीडिंग टू देयर कैल्सिफिकेशन। यहाँ पे अगर देखा जाए तो कांच की तरह यहाँ पे क्या, ऑप्टिकल भ्रम के कारण पक्षी दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं, जिससे उनका सिफिकेशन हो जाता है। स्ट्राइकिंग रेड कलर जो इसकी खासियत है, बिल्कुल आकर्षक लाल कलर है, क्योंकि ये हाइपर सैलिन पानी में पनपने वाले हेलोफिलिक सूक्ष्मजीवों के कारण होता है। सो व्हाट वी कैन सी व्हाई इट्स कलर इज रेड, बिकॉज caused by the halophic microorganism that thrive in the hypersaline water, so that's why the color of nitrogen lake is red। ये आपको ध्यान रखना है कि इसका लाल कलर जो है ना, ये क्या है, इसका काफी मतलब आकर्षक, आप देख सकते हैं कि वो क्या है, इसका एक अपना, हाँ अपना इसका क्या है, एक अपनी इसकी विशेषता है। अब आते हैं फ्लैमिंगो हैबिटेट, ओनली रेगुलर ब्रीडिंग साइट फॉर अफ्रीकाज लेजर जो है फ्लैमिंगोज। जो फ्लैमिंगोज होते हैं फीड ऑन जो है साइनोबैक्टीरिया एंड नेस्ट ऑन आइसोलेटेड सोडा फ्लैट्स अवॉइडिंग प्रीडेटर्स। अफ्रीका के छोटे फ्लैमिंगो के लिए एकमात्र नियर जो है रेगुलर, जिसको हम कह सकते हैं ये प्रजनन स्थल है।
फ्लेमिंगो साइनोबैक्टीरिया खाते हैं और शिकारियों से बचते हुए अलग थलग सोडा फ्लैट्स पर घोंसला भी बनाते हैं। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, इसके संदर्भ में अगर हम लोग बात करें, सो व्हाट वी कैन सी, तो इसमें अब देखिए यहाँ पर अगर जैसा आप देख रहे हैं कि जो थ्रेट्स हैं स्पेशली लेक नेट्रॉन के सामने, है ना, जो थ्रेट्स टू लेक नेट्रॉन इकोसिस्टम, जैसे क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो इंक्रीज एवोपरेशन एंड इरेटिक रेनफॉल पैटर्न्स जो कि बढ़ रहे हैं यहाँ पर, है ना। इसमें हम क्या देख रहे हैं कि वाष्पीकरण में वृद्धि और अनियमित वर्षा पैटर्न चल रहा है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे औद्योगिक योजनाएं फ्लेमिंगो प्रजनन को बाधित कर सकती हैं और ये प्रदूषण को बढ़ा सकती हैं। So basically what we can see, industrial plants may disrupt flamingo breeding and increase pollution level also. Agricultural runoff and pollution affects water chemistry and ecosystem stability. कृषि अपवाह और प्रदूषण जो है ये जल रसायन और पारिस्थितिकी तंत्र स्थिरता को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। तो यहाँ देखेंगे कि ये सब थ्रेट्स हैं जो लेक नेट्रॉन के सामने हम लोग देख सकते हैं। हाँ, संरक्षण का अभाव, चूंकि देखिए ये बेशक रामसर साइट है लेकिन इसके बावजूद हम क्या देख रहे हैं कि इसमें जो प्रवर्तन है वो कमजोर बना हुआ है। इट मींस कि लैक ऑफ प्रोटेक्शन डिस्पाइट्स रामसर स्टेटस एनफोर्समेंट रिमेन्स वीक। दैट्स व्हाई जो है अभी बहुत ज्यादा थ्रेट है लेक नेट्रॉन को लेकर के कि ये अपनी एक्चुअल या जो अपनी रियलिटी है और जो इसकी खासियत, इसको हम कह सकते हैं कि वो कहीं ना ऐसा क्या हो कि समाप्त हो जाए, है ना। जिस प्रकार से जो एनवायरमेंटल थ्रेट है उसका जो इफेक्ट पड़ रहा है लेक नेट्रॉन के ऊपर, तो एक कहीं ना कहीं से जिस बात का डर होता है जैसे कि उसमें जो उसकी एक्चुअलिटी है और जो उसकी जो विशेषता है वो कहीं इससे ज्यादा प्रभावित ना हो जाए। सो इसीलिए लेक नेट्रॉन जो है ये चर्चा में रहा और ये कहां पर है, दिस इज इन तंजानिया। सो दिस इज ऑल अबाउट द लेक नेट्रॉन। यहाँ पर फ्लैमिंगो लेजर, फ्लैमिंगो के लिए भी ये जाना जाता है ब्रीडिंग के लिए, और ये जो है रामसर साइट है। इंपॉर्टेंट बात ये है, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि बदलते हुए पर्यावरण के थ्रेड्स जो हैं वो यहाँ पर दिखने शुरू हो गए हैं। सो नाउ दिस इज ऑल अबाउट द टुडेज करंट अफेयर्स। डियर ऑल स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग मिलते हैं फिर अगले क्लास में अपने अगले सेक्शन में। तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।